हेलो फ्रेंड, हैचटैग इलेक्ट्रिकल एमसीक्यू में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में मैं फिर एक नया प्रैक्टिस सेट लाया हूं, जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे जो कि आने वाले सभी जे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, मैं इस चैनल पर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ट्रिक, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट या इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वैकेंसी का नोटिफिकेशन अपलोड करते रहता हूँ। तो आप अभी तक अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, ये जो प्रैक्टिस सेट होगा, इस प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन होंगे। आपको करना है क्या है, इस प्रैक्टिस सेट को अंत तक देखना है और आप अपना स्कोर, आपने कुल कितना क्वेश्चन सही किया वो स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस इन एनपीएन ट्रांजिस्टर इज। ऑप्शन ए है लाइटली डोपेड, ऑप्शन बी है मॉडरेटली डोपेड, ऑप्शन सी है हैवली डोपेड, ऑप्शन डी है नॉट डोप्ड। दोस्तों, आप अगर सीरियसली एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चाहे वीडियो को लाइक कीजिए या चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं कीजिए, लेकिन वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में अब जैसा कि मैं फिगर में बना रहा हूँ, एनपीएन ट्रांजिस्टर, इसमें 3 लेयर होते हैं और 3 टर्मिनल भी होते हैं। एक होता है इमीटर होता है, दूसरा बेस होता है, तीसरा कलेक्टर होता है। इसमें पूछा गया है कि बेस जो होता है वो कैसा डोप्ड रहता है। तो यानी अगर बेस की बात करें, हम लोग तीनों जो इसमें लेयर होते हैं, तीनों लेयर के बारे में जानेंगे और तीनों लेयर का डोपिंग के बारे में जानेंगे और एरिया के बारे में भी जानेंगे। तो ये जो है इमीटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है। तो इसमें जो सबसे हैवली डोप्ड रहता है वो इमीटर रहता है। इमीटर जो होता है सबसे हैवली डोप्ड रहता है और बेस जो होता है सबसे कम डोप्ड किया जाता है, यानी कि ये लाइटली डोप्ड रहता है। और यदि कलेक्टर की बात करें तो कलेक्टर जो होता है मॉडरेटली डोप्ड होता है। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, इमीटर जो होता है वो सबसे ज़्यादा हाईली डोप्ड होता है और बेस जो होता है वो लाइटली डोप्ड होता है और कलेक्टर जो होता है वो मॉडरेटली डोप्ड होता है। तो तीनों आपको याद रखना, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि बेस जो होता है वो लाइटली डोप्ड होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। और इससे रिलेटेड मैं एक और बात बता दूं, इसका जो एरिया होता है, यानी कि 3 लेयर होता है, आप लोग जानते ही हैं, यानी कि इमीटर होता है और बेस होता है, एक होता है कलेक्टर। तो सबसे ज़्यादा एरिया जो होता है कलेक्टर का होता है, उसके बाद जो होता है इमीटर का होता है, उसके बाद होता है बेस का। तो ये भी बात आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा एरिया कलेक्टर का होगा, उसके बाद इमीटर का होगा, उसके बाद बेस का होगा। वही डोपिंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा इमीटर होगा, फिर होगा कलेक्टर, फिर होगा बेस। तो ये तीनों बातें यानी 6 बात तो आपको याद रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द 3 कॉयल of 3-phase generator an alternating voltage having an RMS value of 220 volt is induced. Which of the following value of indicated by the voltmeter? तो इसमें जो होता है, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ईएमएफ जो इंड्यूस्ड किया गया है वो है 220 वोल्ट, यानी कि आरएमएस वैल्यू जो दिया गया है वो 220 वोल्टेज दिया गया है। और पूछा गया कि वोल्ट मीटर से अगर हम लोग मेजर करेंगे तो वो कितना इंडिकेट करेगा। तो वोल्ट मीटर जो है वो भी आरएमएस वैल्यू को ही मेजर करेगा। तो आरएमएस वैल्यू को मेजर करेगा और आरएमएस वैल्यू भी दिया हुआ है 220 वोल्ट। तो यानी वोल्ट मीटर क्या इंडिकेट करेगा, 220 वोल्ट ही करेगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द इंडक्टिव इंटरफेरेंस बिटवीन पावर एंड कम्युनिकेशन लाइन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय। तो ये जो हम लोग करते हैं, जैसे कि पावर लाइन, इंडक्टिव जो इंटरफेरेंस होता है पावर लाइन और कम्युनिकेशन लाइन के बीच, इसको हम लोग कैसे मिनिमाइज करते हैं। तो इसको जो हम लोग करते हैं मिनिमाइज, वो ट्रांसपोजिशन के द्वारा करते हैं। तो ट्रांसपोजिशन क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये 3 वायर है ट्रांसमिशन लाइन का, तो ट्रांसपोजिशन में क्या किया जाता है, इसका पोजीशन चेंज किया जाता है, यानी कि कुछ डिस्टेंस, एक फिक्स डिस्टेंस के बाद इसका पोजीशन चेंज किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं फिगर में, इसका पोजीशन चेंज कर दिया गया है। तो इसी तरह से इसका पोजीशन जो है चेंज कर दिया जाता है, यानी कि कुछ एक डिस्टेंस पर इसका जो पोजीशन है वो चेंज किया जाता है। तो इसी को हम लोग ट्रांसपोजिशन कहते हैं।
तो ट्रांसपोजिशन करने से फ़ायदा क्या होता है, इंटरफेरेंस को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। तो वही पूछा गया इस क्वेश्चन में, द इंडक्टिव इंटरफेरेंस बिटवीन पावर एंड कम्युनिकेशन लाइन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय। तो ट्रांसपोजिशन हम लोग या तो ट्रांसमिशन लाइन का भी कर सकते हैं या फिर हम लोग कम्युनिकेशन लाइन का भी कर सकते हैं। तो या कि ट्रांसमिशन लाइन का कीजिए या कम्युनिकेशन लाइन का कीजिए, दोनों को अलग अलग हम लोग ट्रांसपोज कर सकते हैं और इंटरफेरेंस को कम कर सकते हैं। तो यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, बोथ बी एंड सी, यानी ट्रांसपोजिशन ऑफ पावर लाइन, ट्रांसपोजिशन ऑफ कम्युनिकेशन लाइन, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए प्योर सेमीकंडक्टर इज हीटेड इट्स रेसिस्टेंस। तो आप सभी जानते होंगे कि अगर सेमीकंडक्टर है और अगर कंडक्टर है तो सेमीकंडक्टर का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो निगेटिव होता है, वो होता है निगेटिव, और कंडक्टर का जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो अगर हम सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। तो इसमें उसको हीट किया जाता है, यानी टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है, टेम्परेचर बढ़ाया जाता है यानी कि उसका रेसिस्टेंस घटेगा, यानी कि गोज डाउन होगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। यही अगर कंडक्टर की बात करता तो कंडक्टर को अगर हम लोग हीट करते तो उसका टेम्परेचर बढ़ता और टेम्परेचर बढ़ने से उसका रेसिस्टेंस बढ़ जाता, लेकिन यहाँ सेमीकंडक्टर है तो घटेगा यानी कि गोज डाउन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 3 फेज अनबैलेंस्ड स्टेटर करंट इन एन अल्टरनेटर और सिंक्रोनस मशीन काउजेज। तो अगर 3 फेज अल्टरनेटर हो या 3 फेज सिंक्रोनस मशीन हो, अगर स्टेटर सप्लाई में हम लोग अनबैलेंस्ड करंट दे तो उससे क्या क्या होगा, तो उससे वाइब्रेशन हो सकता है, डबल फ्रीक्वेंसी करंट रोटर में हो सकता है, या हीटिंग ऑफ रोटर हो सकता है। ये सभी उसके कारण हो सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ दी एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए जनरेटिंग स्टेशन हैज़ कनेक्टेड लोड 50 मेगावाट एंड मैक्सिमम डिमांड ऑफ 20 मेगावाट, व्हाट इज द डिमांड फैक्टर। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको आपको सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला याद होना चाहिए। डिमांड फैक्टर का जो फार्मूला होता है वो होता है मैक्सिमम डिमांड बाय कनेक्टेड लोड। तो आप लोग देख सकते हैं मैक्सिमम डिमांड इसमें दिया हुआ है 20 बटे कनेक्टेड लोड 50, तो 20/50 इसको डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 0.3636। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, फार्मूला बेस्ड, तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउअडेज मोटर इज वाइडली यूज्ड, नाउअडेज डीसी मोटर इज वाइडली यूज्ड। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, ऑप्शन बी है एयर कंप्रेसर, ऑप्शन सी है सेंट्रीफ्यूगल पंप, ऑप्शन डी है मशीन शॉप। तो आप लोग जानते हैं डीसी मोटर में टॉर्क जो समानुपाती होता है φ/IA। तो अगर हम लोग शंट मोटर की बात करें तो शंट मोटर में क्या होता है, फाई कांस्टेंट होता है, फाई होता है कांस्टेंट होता है। तो इसमें जो शंट मोटर में टॉर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है IA का। लेकिन अगर हम लोग सीरीज मोटर की बात करें तो सीरीज मोटर में क्या होता है, T समानुपाती φ/IA, और यहाँ पे जो फाई होता है वो IA के समानुपाती होता है, यानी फाई जो होता है वो IA के समानुपाती होता है। तो ओवरऑल क्या होता है, T समानुपाती IA/IA, यानी T जो समानुपाती हो जाता है IA का स्क्वायर। तो इसका जो टॉर्क हो जाता है वो बहुत ज़्यादा होता है डीसी सीरीज मोटर का। तो इसलिए डीसी सीरीज मोटर का यूज जो किया जाता है इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन में किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एन इंडक्शन मोटर इज वर्किंग अंडर लोडेड कंडीशन इट्स इंड्यूस वोल्टेज विल बी। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स, सभी ऑप्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स और इंड्यूस ईएमएफ के बीच क्या रिलेशन होता है, यानी कि क्या फेजर डिफरेंस होता है, लैग करता है या लीड करता है, यही आपको बताना है। तो देखिए इसके बीच जो ग्राफ बनता है वो ये फाई है, तो ईएमएफ इंड्यूस ये होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ईएमएफ जो है वो लैग कर रहा है 90 डिग्री से फ्लक्स को। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं लैग द मैग्नेटिक फ्लक्स बाय 90 डिग्री, यानी कि ऑप्शन बी इसमें मैच कर रहा है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ए पैरेलल प्लेट
कैपेसिटर हैज़ एन एरिया A equal to 2 into 10 to the power minus 4 meter square and a plate separated by distance d equal to 1 mm. The permittivity of free space epsilon naught equal to 8.85 into 10 to the power minus 12. Its capacitance is C2. तो C2 का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो C का फार्मूला आप लोग जानते हैं, C इक्वल टू एप्सिलॉन नोट A/D होता है। यहाँ पर सभी चीज़ दिया गया है, A भी दिया गया है, D भी दिया गया है, D mm में दिया गया है, तो इसको आपको मीटर में कन्वर्ट कर लेना है। और ये दिया हुआ है एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट का दोस्तों आप वैल्यू याद रखिएगा, क्योंकि डायरेक्ट इसका वैल्यू भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 12। ये आपको याद रखना है। इसका वैल्यू फैराड पर मीटर होता है यूनिट, तो ये आपको याद रखना है। अब फार्मूला में ये सभी चीज़ पुट कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। जो भी कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आएगा वही सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वाटर बॉयलर एट होम इन लखनऊ इज स्विच्ड टू द AC मेन्स सप्लाई पावर, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर कंज्यूम्ड बाय द बॉयलर। देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा दिया गया है। इसमें क्वेश्चन किस तरह से घुमाया गया वो आप देख सकते हैं। ये जो सप्लाई दिया जा रहा है वाटर बॉयलर को, वो वाटर बॉयलर लखनऊ में है। लखनऊ में है, चाहे वह दिल्ली में हो, चाहे पंजाब में, कहीं भी हो, उससे क्या मतलब है। लेकिन इसमें क्वेश्चन में दिखाया गया है लखनऊ में है, तो वो ऐसे ही सिर्फ दिया गया ताकि बच्चे उसको देखकर घबरा जाए और क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करे, यही सब कारण से दिया गया। तो आपको एक बात याद रखना है, पावर इंस्टेंटेनियस जो पावर का फ्रीक्वेंसी होता है, चाहे इंडक्टर में हो या फिर कैपेसिटर में हो, इंडक्टर या कैपेसिटर दोनों में जो फ्रीक्वेंसी होता है वो दोगुना होता है अप्लाइड फ्रीक्वेंसी का। अप्लाइड फ्रीक्वेंसी का दोगुना, यानी इंस्टेंटेनियस पावर का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो अप्लाइड पावर का दोगुना होता है, चाहे कैपेसिटर हो तो चाहे इंडक्टर हो। और यदि हम लोग वाटर बॉयलर की बात करें तो वाटर बॉयलर में कॉइल होता है, तो यानी इंडक्टर को हम लोग यहाँ कंसीडर करेंगे। तो इंडक्टर को कंसीडर करेंगे यानी कि इसका जो इंस्टेंटेनियस पावर का फ्रीक्वेंसी होगा वो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी का दोगुना होगा। तो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी हम लोग जानते हैं। देखिए ये लखनऊ इसलिए दिया गया है क्योंकि लखनऊ यानी कि ये इंडिया है। इंडिया में पावर का फ्रीक्वेंसी जो होता है सप्लाई फ्रीक्वेंसी वो F इक्वल टू 50 वोल्ट है, इसीलिए ये लखनऊ दिया गया है। अच्छा आप समझ गए कि ये जो फ्रीक्वेंसी दिया गया है वो 50 है, तो उसका फ्रीक्वेंसी इंस्टेंटेनियस पावर का फ्रीक्वेंसी क्या होगा। इंस्टेंटेनियस पावर का फ्रीक्वेंसी होगा 50 गुना 2 यानी कि 100 हर्ट्ज, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों लखनऊ इसीलिए दिया गया है क्योंकि ये भारत की बात कर रहा है, क्योंकि भारत में जो फ्रीक्वेंसी है सप्लाई का वो 50 हर्ट्ज है, इसलिए लखनऊ दिया गया है। तो आप यदि दूसरे देश का देता, जैसे कहीं 60 हर्ट्ज भी होता है, तो वो दूसरे देश का 60 हर्ट्ज हम लोग लेते, लेकिन यहाँ लखनऊ दिया गया तो 50 हर्ट्ज लेंगे, तो इसका जो इंस्टेंटेनियस पावर का फ्रीक्वेंसी होगा वो 100 हर्ट्ज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द करेंट इन एम्पियर फॉलोइंग इन द कंडक्टर व्हेन 5 इंटू 10 टू पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग पर सेकेंड। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं आई इक्वल टू क्या होता है क्यू बाय टी, तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा आई टी, सिंपल क्यू इक्वल टू आई टी। तो यहाँ पर पूछा गया है आई का वैल्यू यानी कि करेंट का कैलकुलेशन करना है। तो करेंट का कैलकुलेशन यानी आई इक्वल टू क्यू बाई टी, और क्यू का फार्मूला होता है एन ई बटे टी। आप लोग सभी जानते होंगे एन ई बटे टी। एन यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप लोग देख सकते हैं 5 गुना 10 पावर 19 है। ठीक, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। अब बटे टाइम दिया हुआ है पर सेकेंड, तो आप देख सकते हैं 16/85 यानी 8 हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा मल्टीप्लिकेशन करने पर, कैलकुलेशन करने पर 8 आएगा, यानी कि 8, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द एक्सप्रेशन फॉर टोटल पावर आउटपुट ऑफ डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम इन टर्म ऑफ फेज वोल्टेज एंड करेंट इज गिवन बाय।
तो इसमें आपको टोटल पावर पूछा गया। टोटल पावर का दो फार्मूला होता है। एक फार्मूला होता है √3 VL/IL cos phi। एक दूसरा फार्मूला होता है P = 3 VPH/IPH cos phi। ये फार्मूला होता है। दोनों फार्मूला आपको याद रखना। लेकिन इस क्वेश्चन में जो पूछा गया वो पूछा गया है फेज वोल्टेज और फेज करंट के रूप में। तो फेज वोल्टेज का आप लोग देख सकते हैं P = 3 VPH/IPH cos phi। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 VPH/IPH, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द 8085 माइक्रो प्रोसेसर यूजेज ए क्रिस्टल ऑफ फ्रीक्वेंसी 6.2 मेगाहर्ट्ज द टी स्टेट वैल्यू इज। तो इसको ये भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग फ्रीक्वेंसी इसका ज्ञात करेंगे, यानी कि क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी इस क्वेश्चन में दिया गया है। तो क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी दिया गया है, क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी यानी कि क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी जो दिया गया है 6.25 मेगाहर्ट्ज। तो इसका जो वर्किंग फ्रीक्वेंसी होता है वो क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी का आधा होता है। तो आपको पहले वो फ्रीक्वेंसी निकाल लेना है। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे टी स्टेट पूछा गया, तो टी स्टेट इक्वल टू होगा टाइम इक्वल टू आप सभी जानते हैं 1/फ्रीक्वेंसी होगा। तो वो फ्रीक्वेंसी जो होगा आधा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी का। तो 1/क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी का आधा, यानी कि आप लोग यहाँ से देख सकते हैं टी स्टेट बराबर 1/क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी का आधा, यानी कि FC/2, यानी 2/FC। तो 2/ आप लोग FC कीजिएगा, तो यानी कि 2/6.25। इसका पॉइंट रहने पर 100 ऊपर आ जाएगा। और ये था मेगाहर्ट्ज, तो मेगाहर्ट्ज तो ऊपर जाएगा तो माइक्रो हो जाएगा। तो इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। कैलकुलेशन करने पर आपको आ जाएगा 320 नैनो सेकेंड, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एन 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज रेस्ट द एड्रेस बस कंटेंस। जब 8085 माइक्रो प्रोसेसर को रीसेट किया जाता है तो उस समय एड्रेस बस जो के पास कौन सा एड्रेस होता है, तो एड्रेस बस के पास उस समय जो एड्रेस होता है वो होता है 000H। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन EMF ऑफ 16 वोल्ट इज इंड्यूस्ड इन ए कॉयल ऑफ इंडक्टेंस 4 हेनरी द रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट मस्ट बी। तो ये भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आप सभी जानते होंगे V = क्या होता है L/dI/dt। तो इसमें DI/dt पूछा गया, तो V की जगह आप हम लोग 16 दे देंगे, L के जगह पर 4 और DI/dt। तो यहाँ से आप लोग DI/dt निकाल सकते हैं। तो DI/dt जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा, यानी DI/dt = 4 एम्पियर/सेकेंड। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। तो ये सब सिंपल क्वेश्चन है जिसको आपको हल करना आना चाहिए। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको ध्यान से देखिएगा। फाइंड द ऑर्डर ऑफ ए सिस्टम गिवन बाय GS = S+6/S × S+2 × S+4। तो ये देखिए यहाँ पे GS यानी कि ट्रांसफ़र फंक्शन दिया हुआ गया है S+6/S × S-2 और S-4 दिया गया। इसमें ऑर्डर पूछा गया। तो ऑर्डर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इसका डिनोमिनेटर जो होगा उसमें सबसे ज़्यादा S का पावर कितना है। तो आप लोग डिनोमिनेटर में देख सकते हैं सबसे ज़्यादा S का पावर जो, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा SQ। यानी इसका जो ऑर्डर होगा वही उसका सबसे ज़्यादा जो पावर होगा, यानी कि 3 इसका ऑर्डर होगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, आप इसको अच्छा से समझ लीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है। इसमें ट्रांसफ़र फंक्शन दिया गया है और आपको ऑर्डर, इसमें टाइप पूछा गया। पिछले क्वेश्चन में ऑर्डर पूछा गया था, इस क्वेश्चन में टाइप पूछा गया। तो दोनों आपको टाइप और ऑर्डर दोनों आपको फाइंड करना आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में देखिए GS = यानी ट्रांसफ़र फंक्शन दिया हुआ है S+4/S² S+4 S+2। तो इसमें आपको टाइप कैसे निकालना है, तो टाइप जो होता है ओरिजिन पर पोल की संख्या, जितने ओरिजिन पर पोल होंगे उतना ही टाइप होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं
पोल जो होता है डिनोमिनेटर से हम लोग फाइंड करते हैं। तो पोल आप देख सकते हैं, एक एस इक्वल टू 0 पर है, यहाँ से आप लोग ऐसा स्क्वायर से देख सकते हैं। एक और एस इक्वल टू 0 पर है, एक एस इक्वल टू -4 पे है और एक एस इक्वल टू -2 पे है। तो यानी 4 पोल हैं, जिसमें जो 2 है 0 पर है और 2 है एक -4 पे एक -2 पर। तो इसमें जो पोल की संख्या 0 पर वो 2 है। तो जितना पोल होगा 0 पर यानी कि ओरिजिन पर जितना पोल होगा वही उसका टाइप होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एस स्क्वायर के अनुसार यहाँ पर 2 पोल हैं 0 पर, यानी ओरिजिन पर 2 पोल है, जिसका जो टाइप हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। तो दोनों टाइप और ऑर्डर आप लोग सीख गए होंगे और इसको आपको ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए जंक्शन डायोड इज रिवर्स बायस्ड, व्हेन जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड देन डायोड एक्ट एज। तो रिवर्स बायस में हम लोग ये जो एनोड है आप लोग ये कैथोड है। तो डायोड 2 टर्मिनल का होता है, एक एनोड एक कैथोड। एनोड को अगर निगेटिव सप्लाई प्रोवाइड करें और कैथोड को हम लोग पॉजिटिव सप्लाई प्रोवाइड करेंगे तो ये जो होगा रिवर्स बायस में हो जाएगा। रिवर्स बायस में इसमें हाई रेसिस्टेंस होता है, तो हाई रेसिस्टेंस का कोई करंट नहीं फॉलो करता है, जिसके कारण ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, यानी ओपन सर्किट यानी एन ओपन स्विच। तो ऑप्शन इसका देख लीजिए आप लोग, एन ओपन स्विच, तो ओपन स्विच की तरह ये बिहेव करता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IGBT कॉम्बाइंस द एडवांटेज ऑफ। तो IGBT जो होता है, IGBT ये जो है 2 चीज़ का फीचर को कंबाइन करता है, 2 चीज़ के जो मिलाने से ये बनता है, मतलब किसका किसका ये प्रॉपर्टी रखता है। तो ये जो है BJT और MOSFET, यानी कि BJT और MOSFET दोनों को प्रॉपर्टी रखता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, BJT एंड MOSFET। ये आप क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 0 to 100 वोल्ट मीटर है जे गारंटेड एक्यूरेसी ऑफ 2% ऑफ फुल गारंटेड एक्यूरेसी ऑफ 2% ऑफ फुल स्केल रीडिंग। द वोल्ट मीटर मेजर्ड बाय वोल्ट द वोल्ट मीटर इज 75 वोल्ट। द लिमिटिंग एरर इज इन परसेंटेज। तो इसमें जो है वोल्ट मीटर का रेंज दिया हुआ है, वोल्ट मीटर का रेंज दिया हुआ है 0 से 100 वोल्ट, और इसमें गारंटेड एक्यूरेसी जो है वो 2% दिया गया है। तो इसका हम गारंटेड एक्यूरेसी निकाल लेंगे, यानी इसका जो रेंज है 100, यानी 100 माइनस 0, तो 100 हो गया। 100 का आप लोग 2% निकाल लीजिए, तो 100 का 2% आप लोग जानते हैं 2 होगा, यानी कि ये जो गारंटेड एक्यूरेसी है वो 2 वोल्ट होगा। हम इस वोल्ट मीटर से चाहे 75 वोल्ट मेजर करें या फिर 100 वोल्ट करें या 25 वोल्ट, कितना भी करेंगे इसका गारंटेड एक्यूरेसी जो होगा वो 2 वोल्ट होगा। तो इसका गारंटेड एक्यूरेसी 2 वोल्ट है। और इसमें क्वेश्चन में पूछा गया कि इस वोल्ट मीटर से 75 वोल्टेज मेजर किया जाता है। तो लिमिटिंग एरर, तो लिमिटिंग एरर जितना दिया होगा वो जो दिया गया जितना मेजर किया जाता है, तो मेजर किया जाता है वो 75 का कितना परसेंट 2 वोल्टेज होगा, यही आपको फाइंड करना था। तो मान लेंगे हम लोग 75 का आप X% बराबर 2, तो ये काट दीजिएगा 25 3 बार में, ये 4 बार, यानी 8/3, 8/3। तो आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो 2.66 जाएगा। इसको आप लोग फार्मूला से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं फार्मूला से नहीं डायरेक्ट समझा के बताया हूँ कि 100 का सबसे पहले 2% निकाल लेना है आपको, यानी 2 वोल्ट हो जाएगा। यही 2 वोल्ट जो है जितना वो मेजर करता है, यानी 75 वोल्ट मेजर करता है, उसका कितना परसेंट होगा, तो 75 का 100% बराबर 2। तो आप लोग इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, 2.66 आ जाएगा एक्स के जगह पर। तो यही इसका लिमिटिंग एरर होगा, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन था, 20 क्वेश्चन पूरे होंगे और आपने कुल कितना क्वेश्चन सही किया है कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। और दोस्तों एक बात मैं बताना चाहता हूँ आपको कि इस चैनल पर मैंने बहुत सारे इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ट्रिक अपलोड कर दिए हैं, जो कि आने वाले सभी जेईई एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आप अगर जेईई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस जाइए चैनल पर और प्ले लिस्ट में ट्रिक वाला वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जाइए जल्दी से। और बहुत सारे प्रैक्टिस सेट भी मैंने इस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं।
तो प्रैक्टिस सेट, ट्रिक या किसी भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आप पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।